घनघोर घटाओं में जब सूर्य किरण आलोकित होती है तो हमारा शो किरदार आकार लेता है। दमदार मजबूत आवाज, कुछ कर गुजरने का हुनर, शब्दों से भाषा से समा बांधने का हुनर जब साथ होते हैं तब या तो अफसाने बनते हैं या फिर शो प्रेजेंटर्स बनते हैं, यानी कि एंकर्स बनते हैं। आज के प्रोग्राम में दो एंकर्स आपस में बात करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। आइए मिलते हैं अपने किरदार रश्मि वर्मा से। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो किरदार में। बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है। बहुत समय से चल रहा था कि आपका इंटरव्यू करना, लेकिन आप व्यस्त थी अपने कामों में, ऑफिस में, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि खुद से खुद का परिचय करने को बोला जाए तो आप क्या कहना पसंद करेंगी? मैं इसकी शुरुआत एक शेर अर्ज करके कहना चाहूंगी। अर्ज है कि मेरी पहचान छोटी जरूर है पर जितनी है खुद के दम पे है। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। हर इंसान जब अपने खुद से खुद की पहचान बनाता है तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। अब हमें ये बताइए कि जब हम जॉब में होते हैं, नौकरी में होते हैं, या हम अपने कामकाज की दुनिया में व्यस्त होते हैं, तो उसमें अपनी पहचान बनाए रखना और अपने आप को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता होगा? थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर फिर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा। और मैंने हिम्मत तो हारना नहीं सीखा। मतलब वो कुछ कर गुजरने का जो हुनर है वो तो रहा ही है। और अपनी ही बात जो कि हमेशा एक सटीक पॉइंट के साथ में मैंने रखना सीखा है, और ये मैंने मेरे फादर से सीखा और मैं उसी तरह से चलती आई। और सच कहूंगी कि मुझे अड़चनें उतनी मिली नहीं, मैंने उनको पार कर लिया। अच्छा, जब पापा की बात चली है, पिता की बात चली है, तो क्यों ना हम बचपन और बचपने को याद कर लिया जाए, क्योंकि उसमें कितना आपको याद आता है, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बार बार खींचती है अपने बचपने की तरफ? देखिए, बचपना तो अभी भी जिंदा है, वो रह रह के उभर आता है, और मुझे लगता है वो हर एक इंसान में जिंदा रहना चाहिए। रहा सवाल बचपन का, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा बचपन हमने जिया है जी। आजकल की तरह टीवी या मोबाइल में नहीं उलझे रहते थे, बहुत आउटडोर गेम्स किया करते थे जी। और बहुत एक्टिव रहा करते थे, फिट रहा करते थे। और एक जो बहुत खास बात मैंने अपने जीवन में पाई, मैं कहूंगी ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे फादर साहित्यकार थे। अच्छा। और उनकी मित्र मंडली, उनके गुरुजन, साहित्यकार दोस्त, उनकी महफिल और बैठक जो जमा करती थी हमारे लिविंग रूम में, तो उनकी वो चर्चाओं को सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, पंत जी के भाई और कई सारे विद्वजन, वो लोग हमारे यहाँ आया करते थे। पापा वहाँ जाया करते थे। हम लोग कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में जाते थे तो साथ भी जाना हुआ है। उस दौरान उनकी जो चर्चा, जो बातें
सुनते थे तो लगता था कि भाई हम तो सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि एक बाल मन में आपके मस्तिष्क में जो चीजें भरी जाती हैं वो आपको आने वाले समय में बहुत समय तक, बल्कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो चीज हमारे साथ साथ चलती है, क्योंकि हमारे साथ वो गुजरी, हमें देखा है, सुना है, पढ़ा है। बिल्कुल। तो और बताइए बचपन में क्या ऐसी और चीजें, ये तो एक बहुत अच्छी बात बताई कि इतने बड़े बड़े महान बुद्धिजन आपके घर आते थे और आप उनके सानिध्य में रह के आपका बचपना बीता है। बिल्कुल। हाँ, तो और एक जो खास बात मुझे पता लगती है अपने जीवन में वो ये कि वर्षों पूर्व, आज तो बहुत ही लड़का लड़की समान और ये सब कुछ होने लगा है, बट उन वक्तों में भी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो भी कुछ सीखा है मैंने, जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कला है या थोड़ी बहुत भाषा की जानकारी है, वो सब मैं कहना चाहूंगी उन्हीं के वजह से है। मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगी कि मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में होंगी और एक्सटेम्पोर कंपटीशन था। एक्सटेम्पोर कंपटीशन इंटर स्कूल था और उसमें मुझे जब जाना था तो वो लड़कों का स्कूल था। मैं एक अकेली लड़की, तो मैं थोड़ा घबरा रही थी। ये बात पापा जान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो वहां मेरे साथ उस कार्यक्रम में गए और उन्होंने मुझे कार्यक्रम से कुछ देर पहले, जब मैंने देखा कि ढेर सारे लड़के बैठे हुए हैं हॉल में और मुझे वहां अपनी बात रखने जाना है और वो भी एक्सटेम्पोर, पहले से कोई तैयारी नहीं है, तो उस केस में उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ये जो सामने भीड़ है ना, इसको तुम भूल जाओ, तुम जो अपनी बात रखना चाह रही हो बस उसको बोलते रहो। और वो जो एक मूल मंत्र था कि मुझे आज तक कभी ऐसी घबराहट या कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे इतने सारे लोग हैं या इतने सारे लड़के हैं या आदमी हैं तो उनके बीच में काम कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। अच्छा, ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात, एक कारगर आपको एक मंत्र दे दिया उन्होंने, आत्मविश्वास दे दिया उन्होंने। जी, अब हम बात करते हैं, जब इसकी बात करेंगे कॉन्फिडेंस मिला, तो आधुनिकता, आध्यात्म और एकाग्रता को आप कैसे समाहित करते हैं? देखिए, मेरी नजर में आधुनिकता सिर्फ दिखावा करना नहीं है कि दिखाने को हम आधुनिक हो गए। आधुनिकता हमारे विचारों में होनी चाहिए। वो जब विचारों में होती है तो हम विकास करते हैं, हमारे थॉट्स विकास करते हैं, हमारा देश, समाज, हर बात विकास करती है। तो आधुनिकता तो हमारे विचारों में होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और एकाग्रता को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? एकाग्रता है यानी हमारे ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता। तो एकाग्रता ही एक ऐसी चीज है जो हमें निरंतर विकास पथ पे ले जा सकती है, क्योंकि हम एकाग्र चित्त होकर जिस काम को करेंगे उसमें तो आपको सफलता मिलनी है। अच्छा, जैसे आप भाषा से जुड़ी हुई हैं, यानी हम यदि रेडियो की बात करें, आकाशवाणी की बात करें, दूरदर्शन की बात करें, लिखने की बात करें, पढ़ने की बात करें, बोलने की बात करें, हर जगह भाषा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ। तो भाषा से व्यक्तित्व का क्या संबंध अपन जोड़ सकते हैं? भाषा और व्यक्तित्व मेरी नजर में एक दूसरे के पूरक हैं। हम किसी भी व्यक्ति को कैसे जज करते हैं कि वो किस तरह की बात कर रहा है, किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहा है, उसका शब्द विन्यास, उसका जो भाषा का चयन है, उसके शब्दों का जो चयन है, उसी से सारा व्यक्तित्व झलकता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, आइए बताइए कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी रही, जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी के पद पे भी रही, जिसको आपने अभी हमसे शेयर नहीं किया, लेकिन हम चूंकि आपको जानते हैं इसलिए आपसे पूछ ले रहे। तो प्रशासनिक अधिकारी का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, जहाँ पे आपके पास समय की बहुत कमी होती है और जिम्मेदारियां बहुत होती है। तो शौक के लिए आप क्या टाइम निकाल पाते हैं? देखो, शौक ऐसी चीज है, वो कहलाता ही शौक इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं से उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो मैंने हाँ कभी कम रहा, कभी मन मुताबिक नहीं रहा, लेकिन मैंने समय तो जरूर निकाला उसके लिए। और यहाँ मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मेरा जो ऑफिस है, वहां से भारत भवन बहुत दूर होता है और भारत भवन में कई ड्रामाज और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स वगैरह हुआ करते थे। तो मेरी एक दोस्त है जो कि जिनका की ऑफिस भारत भवन से पास होता था। अच्छा। तो वो वहां से
समय से निकल के भारत भवन पहुंचती थी, यदि टिकट है तो वो लेती थी, यदि नहीं है तो भी, और मेरे लिए एक सीट लेके वो रुकी रहती थी। और मैं मेरे ऑफिस से जैसे ही खत्म हुआ 5:30 बजा और मैं सीधे भागती थी भारत भवन की ओर, और वहां जाके हम मिलते थे। और हमने बहुत ऐसे प्रोग्राम देखे हैं, उसको सुनने का, बड़े बड़े गुरुओं को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े प्रस्तुतकर्ताओं को सुनने का जो मौका मिला है, तो मैं अपनी उस फ्रेंड को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिसने मुझे बहुत साथ दिया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, साथ तो मिलता रहता है, दोस्त मिलते रहते हैं, मित्र मिलते रहते हैं। अब ये बताइए कि समाज की यदि किसी एक प्रथा को, एक रीति को हम बदलना चाहते हैं या आप बदलना चाहते हैं, तो वो कौन सी ऐसी बात होगी जो आप चेंज करना चाहते हैं? देखिए, मैं ना लिव एंड लेट लिव, जियो और जीना दो पे बिलीव करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो एक कुप्रथा है ना, उसको हम प्रथा ही कहें, कुप्रथा ही कहेंगे। जैसे कि लोग जो हैं वो दिखाते कुछ और है, चाहते कुछ और है, बोलते कुछ और है। तो वो जो है ना कि खुद तो कुछ भी कर रहे हैं और दूसरों की टांग खींचने में लगे हैं, मतलब उनको बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो वो जो एक सामाजिक व्यवहारिकता की उनमें कमी होती है, ये दूर होनी चाहिए। क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं, या शायद जानते भी हों, कि हम जब किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं ना, तो फिर आप खुद ही उसी में जाते हैं। और मैंने तो इस तरह के बहुत सारे मौके देखे हैं, लोगों को इस तरह से जाते हुए भी देखा है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो ये बात धीरे धीरे समाज में आनी चाहिए कि लिव एंड लेट लिव, यार जियो और जीने दो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि ये बहुत ज्यादा होता है हमारी सोसाइटी में, और इसकी वजह से बहुत सारे अवसर हम खो देते हैं, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे करके बदलाव आएगा, कुछ हम बदलेंगे, कुछ समय बदलेगा, कुछ लोग बदलेंगे, इस तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इस पे बात तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इसको इतना कॉमनली यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक छोटा सा बच्चा भी बहुत जल्दी एंजाइटी की बात करने लगता है, डिप्रेशन की बात, जबकि ये बहुत बहुत बड़ी बीमारी और तकलीफ है, जिसको बहुत आसानी से प्रयोग करके उसका मजा लिया जाता है। तो इन चीजों का प्रयोग करने के लिए आप चूंकि यंग बच्चों के बीच में आप रहिए, कैसे आपने लोगों को समझाया कि भाई ये बहुत बड़ी चीज है, आप छोटी छोटी चीजों को, ट्रॉमा बोल लीजिए, एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब चीजों से जोड़ के अपनी जिंदगी को आप कमजोर मत बनाइए। क्या कभी ऐसे वाकये आपके सामने आए? हाँ, होता है। हमारे इंस्टीट्यूट में यंग बच्चे आते हैं, टीनेजर बच्चे आते हैं, तो उनके लिए हम लोग हर मंथ, हर क्वार्टर में एक वेलनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें कई टॉक शोज रखते हैं, कई तरह के डॉक्टर्स मेंटल हेल्थ को लेकर के, बच्चियों को जो एक सजगता बताई जानी है, देना है, उसके बारे में भी बातचीत होती है। और पर्सनली मेरा ये सोचना होता है कि हमें इस सब से बचने के लिए थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो हम घर में बैठ के टीवी मोबाइल चलाते रहते हैं ना, इससे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। जो कॉमन हो गया है इस वजह से है कि हम बाहर नहीं निकल रहे। तो बाहर निकल के हम न सिर्फ एक्टिव होते हैं, न सिर्फ फिट होते हैं, बल्कि हम एक जो ताजी हवा, एक जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसका भी असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, हमें बाहर आना पड़ेगा। और फिर इसके द्वारा साथ ही मेडिटेशन, योगा, ये सब बातें नहीं रह गई हैं। आप 5-5 मिनट तो निकालिए इस सब के लिए। एक्चुअली मैं अश्विनी जी ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जब अपने बचपन को याद करते हैं, तो हम लोग मान लीजिए किसी काम से बाहर जाते थे, तो यदि 1 घंटे का काम है, उस 1 घंटे में हमारे ही चुनौतियां होती थी और हमारे ही समाधान होते थे। हमारे पास कोई होता नहीं था कि आप इस चीज से कैसे लड़ेंगे, बिल्कुल हम लड़ना सीखे वहां। बिल्कुल। अब ऐसा होता है कि ऐसा लगता है मुझे कि हर चीज का आपके पास एक उपाय पहले से मौजूद है या दे दिया जाता है, उससे भी आप वो जो लड़ने की क्षमताएं डेवलप करने की बात होती है वो आप कर नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये सारी चीज जो टेक्नोलॉजी है, उसका टेक्नोलॉजी को हम लोग ने यूज की जगह मिसयूज करना ज्यादा शुरू कर, वो भी किया है, और एक ओवर प्रोटेक्शन। हाँ, लड़ने ही नहीं दे रहे हैं आप। तो वो आप यू हैव टू फाइट, आपको लड़ना सीखना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत कड़क तरीके से आपको बहुत चुनौतियां देती है भाई, देती है, बहुत देती है। मैंने तो अपने कार्यकाल में इतनी टाइप की चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन मैंने एक ही बात सीखी कि मैं हार तो मानूंगी नहीं और गलत बात तो मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं। मैंने उसको बोला,
उनको समझाने की कोशिश की, अपनी बात रखी और उस पर अड़ी रही। और मैंने तो अपना सारा कार्यकाल इसी तरह से निकाला है। अच्छा, चलिए अब एक फनी सा सवाल पूछते हैं। एक लॉटरी खुल जाए, आपके खूब सारा धन मिल जाए, तो क्या करेंगे आप? खुलने तो दीजिए। नहीं, खुल जाए तो अच्छी क्या बात है, करेंगे? आपके मुंह में भी शक्कर। जल्दी लॉटरी खुले। हाँ। तो जो अपने एक शौक होते हैं ना, जो आपने कहा था, तो उसमें मेरा एक शौक है, बहुत सारा घूमना है मुझे। अच्छा। काफी कुछ जब जैसा मौका लगता है घूम लेते हैं। तो यदि लॉटरी खुलती है तो भाई थोड़े से सेल्फिश हो जाएंगे। अच्छा। और एक वर्ल्ड टूर करेंगे। ओके, और बहुत फिर बढ़िया। उसके बाद ऑफकोर्स थोड़ा सा धन जो है वो सामाजिक कार्यों में भी लगाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं जल्दी से आपकी लॉटरी खुले और हम आप नहीं तो हम साथ में भी अरे चल सकते हैं। बिल्कुल, साथ और चलेंगे। चलिए ठीक है। अब आप जब बोलने की दुनिया से जुड़ी हैं, सुर और आपके एंकरिंग बोल लीजिए, आप कह लीजिए कि आप आकाशवाणी से जुड़ी, तो आप बोलने को, यदि कुछ भी बोलने को बोला जाए, हाँ, तो हाँ। सबसे पसंदीदा विषय आपका क्या होगा? सबसे पसंदीदा विषय तो देखो, अचानक ही यदि एकदम कुछ आता है तो मैं तो कहूंगी माँ। माँ। अच्छा, माँ पे बोलिए। क्योंकि हाँ, माँ तो एक ऐसी चीज है ना, मतलब माँ एक ऐसी ममतामयी, एक ऐसी करुणामयी, एक ऐसी अजूबा है ना पृथ्वी पे, कि जिनके बारे में हम अनवरत बोल सकते हैं। उनका निस्वार्थ प्रेम, उनका हमारे प्रति भाव, उनकी दुआओं में हमारा रोज होना, ये सब कुछ तो माँ तो मेरे लिए बहुत ही बढ़कर है। चलिए, आपने माँ की बात कही, तो आपने अपनी माँ की बात कही। आप भी एक बच्ची की माँ, 2 बच्चों की माँ है, बेटा भी है, बेटी भी है, जी, और जी। एक छोटा सा नाती भी है। राइट। तो अब बताइए कि अब आप 2 पीढ़ियों के साथ में हैं, तो आप जब माँ हैं तो आपके घर वाले कैसे फील करते हैं, या आपको उनकी क्या याद? मेरे घर वाले मेरे प्रति क्या फील करते हैं, ये तो उनके जो भाव है उनसे पता लगता है, जितना मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरे प्रति वो बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार मिलता है टचवुड। पर मैं एज अ मदर अपने आप को देखूं यदि, तो मैंने, जैसे मैं पली बड़ी थी, हम लोग थोड़े स्ट्रिक्ट वातावरण में पले थे, तो मैंने मेरे बच्चों को थोड़ा फ्रीडम के साथ पाला, स्ट्रिक्टनेस रखी, बात सिखाई, लेकिन उनको एक फ्रीडम दी। तो मुझे लगता है कि वो मेरे इस मदरहुड में मेरे साथ रहे हैं और मैं उनके साथ रही। तो एक खूबसूरत यादें दोनों ही पक्ष से, मतलब आपकी अपनी माँ से और आपके बच्चों के लिए, आपके लिए भी बिल्कुल सुखद यादें आप लोगों के साथ हैं। चलिए, ये बताइए कि वो कौन सा काम होगा जिसे आप असफल होने के बाद भी बार बार करना चाहेंगे कि नहीं, मुझे इसमें सफल होना है? मेहनत। ओके, चलिए आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी बात होगी जिसको आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल बर्दाश्त तो फिर वही बात आ जाएगी कि जो डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं चलते। अपनी बात को सीधे सामने रखिए। यदि आप उसे समझा नहीं पा रहे हैं तो आप थोड़ी देर के बाद में सहजता से बोलिए कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ना कि घुमा फिरा के उसको लंबा करें। मतलब यदि इसको ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए किसी बात से आपकी नाराजगी है, असहमति है, तो आप मुंह पे बोलो, मुंह तोड़ जवाब देना पसंद करेंगे, या आप चलिए जाने दीजिए, छोड़ देते हैं? मेरा रवैया हमेशा ये होता है कि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती। उसमें कभी कभी मैं हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे यही ठीक लगता है। मैं हमेशा सामने वाले को उसका पक्ष रखने का पूरा अवसर देती हूँ, उसकी बात को सुनती मानती हूँ और उसमें सहमति के साथ आगे बढ़ती हूँ। और जब मुझे उनको ना भी बोलना होता है तो मैं उन्हें कन्विंसिंग तरीके से ना बोलती हूँ। मतलब उसका भी एक तरीका है। मतलब यदि मुझे किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो मैं उसके साथ दुश्मनी करके नहीं रहूंगी, मैं उसको बड़े प्यार से अच्छे से समझाऊंगी कि ये बात मुझे इस वजह से पसंद नहीं है, और मैं चाहूंगी कि हम अपना जो एक दोस्ती है या जो एक रिश्ता है उसको अच्छा रखें, इस एक बात के ऊपर खत्म ना करें। जी जी, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यदि एक चीज बदलने का वरदान आपको मिल जाए तो क्या बदलेंगे? बदलने में तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहें और बहुत अच्छे बनकर रहें। दुनिया ना बहुत छोटी सी है, तो उसको व्यर्थ जाया ना करें। चलिए अब बताइए, भाग्य या कर्म?
भाग्य, क्योंकि कर्म तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे दर्शकों को एशा प्रोडक्शन हाउस का जो शो आप आज मेहमान बन के आए हैं, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि ये प्रोडक्शन हाउस कमाल का है, लोगों को निखरने का और निखारने का मौका देता है। तो आप इससे जरूर जुड़िए और इसे सुनते रहिए, देखते रहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो किरदार में आने के लिए। धन्यवाद। और अपने दर्शकों को हम यही कहेंगे कि हमारा शो यूं ही देखते रहिए, और यदि आप हमारे शो में बतौर मेहमान आना चाहते हैं तो हमारे जो शो के अंत में आपको जो डिटेल्स मिलेंगी आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।